ओके जी स्टूडेंट्स, कुछ जो चीज़ें हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अभी जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो उनमें से कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड होंगी। बेसिकली ये चैप्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर है। काइनेटिक और पोटेंशियल टू सम एक्सटेंट उस दिन थोड़ा हमने डिस्कस किया। अभी और भी एग्जांपल्स उसकी कुछ पॉसिबल हैं कि आ जाएंगे आगे। इलेक्ट्रिकल वर्क शाफ्ट से रिलेटेड जो वर्क होता है वो, स्प्रिंग वर्क जो कि एफ इज इक्वल टू के एक्स की रिस्पेक्ट से आएगा। फिर वर्क डन डिफरेंट फॉर्म्स, हमारे पास इलास्टिक बार या और जो चीज़ें स्ट्रेच हो रही है, एक्सपैंड हो रही है या एक्सेलरेट हो रही है या बॉडी एलिवेशन पे जा रही है। इनसे रिलेटेड कुछ जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आज ज़रा स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस जो हमारा कॉन्सेप्ट है उनके अकॉर्डिंगली ये है कि जब क्लोज सिस्टम होता है तो उसके अंदर मास जो होता है वो इन आउट नहीं होता। ठीक है। और अभी आपके सामने स्लाइड भी नज़र आ रही होगी जिसका टाइटल है कि एनर्जी ट्रांसफ़र वर्क, राइट। सो क्लोज सिस्टम के अंदर मास इन आउट नहीं होता, तो जो टू पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रह जाती हैं जिनकी वजह से एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, दैट इज़ वर्क एंड हीट। और कुछ हमने पहले डिस्कस किया था कि हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। तो एक तो बुनियादी तौर पर आपने एक डेफिनेशन पढ़ी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो दैट विल बी द हीट, अदरवाइज वो वर्क है। अभी ज़रा थोड़ा उसे डिटेल में देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हीट है या वर्क है। यहाँ पर जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जस्ट टेम्परेचर की वजह से या जो चीज़ आपको गर्म या ठंडी लग रही है, हॉटनेस या कोल्डनेस के डिफरेंस के बेस के ऊपर जो है वो आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अदर दैट इज़ अ हीट और वर्क ना। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर है जिनको देख के हम ये डिसीजन लेते हैं कि आइदर दैट इज़ हीट और वर्क। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो आपने डिसीजन लेना है वो बाउंड्री के ऊपर डिसीजन होगा। बाउंड्री अब क्या चीज़ होती है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप उसकी जो केसिंग है उसको उसकी बाउंड्री कंसिडर करेंगे। और अगर क्लॉक है, घड़ी है, तो उसकी भी जो बाहर वाली केसिंग है। और रूम के केस में अमूमन आप उसकी वॉल्स जो हैं उनको बाउंड्री कंसिडर करेंगे। डिपेंड करता है, कोई किसी भी चीज़ को बाउंड्री कंसिडर कर सकता है, वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। जो डिसीजन होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन बाउंड्री, कि वो बाउंड्री के ऊपर उसका क्या बिहेवियर है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस है या टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। तो पहली बात ये कि फैसला बाउंड्री के ऊपर होगा। और जो दोनों आपके पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो एक किसी न किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजरे होंगे, डिफरेंट उसके ऊपर स्टेट्स होंगी। ठीक है। और वो कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू गुजरे होंगे। वो किसी, अब जो एनर्जी होती है वो बेसिकली प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। उसमें कोई ना कोई दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही थी। पहले एक स्टेट होती है, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती, वो एक सर्टन एक डिस्प्लेसमेंट करेगी, अपनी जगह से थोड़ा मूव करेगी, या पहले वाली जो उसकी चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ वो चेंज होंगी ड्यू टू सम फोर्स। तो ये जो फिनोमिना होता है ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो वो स्टेट डिपेंडेंट नहीं होंगी, वो प्रोसेस डिपेंडेंट होंगी। अब स्टेट डिपेंडेंट जो चीज़ें होती हैं उनके केस में फॉर एग्जांपल प्रेशर है, टेम्परेचर है, किसी भी आप स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको मेजर कर लेते हैं। उसके लिए किसी दूसरे पॉइंट का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो एनर्जी होती है उसके लिए एटलीस्ट दो पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, चेंज एटलीस्ट उसके अंदर ज़रूरी है। ये बेसिकली जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। सो प्रोसेस पे जब चलेंगे तो उनका कोई ना कोई पाथ बनेगा, ये भी आइडिया है हमें। और उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो होगी होगी, उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी कि इधर वो दैट इज़ फ्रॉम द सिस्टम या टुवर्ड्स द सिस्टम, वो सिस्टम से बाहर आ रहे हैं या सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें मिला है कि डिसीजन बाउंड्री के बेस के ऊपर होंगे। तो ये आगे चीज़ें हम यूज़ करेंगे।
फॉर एग्जांपल जो लिखा हुआ था कि ये प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, स्टेट डिपेंडेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये आप 1 पॉइंट देख रहे होंगे, इस अगर पॉइंट को अगर आप देखें, ये जो .1 है आपके पास, ठीक है, और इस .1 के ऊपर आप देखें आपको वॉल्यूम क्या नज़र आ रहा है। .1 के ऊपर इस डायग्राम के अंदर वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब ना, ठीक है। लेकिन हम इस .1 के ऊपर वर्क का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि हमारे पास कोई दूसरी स्टेट ना आए और हम स्टेट 1 से चल के स्टेट 2 पे ना जाए। हम वॉल्यूम तो बता सकते हैं, हम उस पॉइंट पे प्रेशर भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पे लेबल हो तो मैं प्रेशर भी बता सकता हूँ। इसी तरह मैं .2 पे आ जाता हूँ, उस पर मेरे पास वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, लेकिन .2 पर मुझे वर्क का नहीं पता, एनर्जी का नहीं पता। सो वर्क या एनर्जी या इस तरह की चीज़ें हमारे पास कब आती हैं, जब हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके केस में हमें कोई ना कोई रिएक्शन मिलता है, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई ना कोई चेंज आती है। तो अगर आप 1 को और 2 के प्रोसेस को देखें तो एरोज बता रहे हैं कि आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, एक आप प्रोसेस ए से जा रहे हैं और एक आप प्रोसेस बी से जा रहे हैं। अब देखने वाले के लिए यही है कि वो 1 से 2 तक चले गए, यानी कि जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? अगर 2 से आप 5 मीटर के ऊपर जाते हैं तो कितना चेंज आएगा इसके अंदर? 3 मीटर क्यूब। 3 जो है वो क्यूबिक मीटर उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा होगा, लेकिन जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो ज़रा देखिएगा कि ए के केस में आपके पास 8 किलो जूल एनर्जी लग रही है और बी के केस में 12 किलो जूल एनर्जी लग रही है। रीज़न क्या है? कोई आइडिया, यानी कि ये किस बात पे डिपेंड करते हुए ये इस तरह के डिफरेंट आंसर मिले? हम ये नहीं कह रहे कि इसको वेरीफाई करें कि इधर ये स्टेटमेंट ठीक है या 12 या 8 ठीक है या नहीं ठीक, वो एक अलग बहस है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जा रहे, लेकिन ये वैल्यूज़ का कम ज़्यादा होना ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? जी सर कोई इससे गैस? इस वजह से चेंज है क्योंकि सर वर्क डिफरेंट हो रहा है दोनों प्रोसेस के अंदर। सर पहुंच हम 1 से 2 पे ही रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो है वर्क की अमाउंट डिफरेंट है। वर्क की अमाउंट डिफरेंट है, वो भी बात ठीक है। तो वजह क्या है, किस वजह से यानी कि पॉसिबल क्या रीज़न लगती है? इस अगर डायग्राम को देखें या इन चीज़ों को देखें, दोनों के डिफरेंट वर्क पाथ है दोनों के। मुख्तलिफ, दोनों के डिफरेंट पाथ हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। कोई पता नहीं उसने 8 और 12 लिखा क्या, एक तो इससे उल्टा आंसर आ जाए, कुछ और आ जाए। तो डिफरेंट होने का मतलब है कि आप जिस पाथ के थ्रू 1 से 2 पे पहुंच रहे हैं वो दोनों का पाथ बेसिकली डिफरेंट है। प्रोसेस ए कुछ और पाथ के थ्रू आप पहुंच रहे हैं, प्रोसेस बी में आप कुछ और पाथ के थ्रू पहुंच रहे हैं। तो ये वही बात थी जो कि मैंने माइट भी एक दफ़ा आपको बताया था कि अगर किसी एक पॉइंट पे पहुंचना है तो थ्रू मैप भी जब आप देखते हैं वो डिफरेंट पाथ्स बताता है। वो इजीएस्ट शायद लेस पाथ आप, टाइम पे जल्दी मतलब कि वो वर्क कर रहा हो, और दूसरे वाला प्रोसेस भी शायद मतलब थोड़ा सा मतलब लेट वर्क कर रहा हो और वो देर से पहुंचे। ठीक है, हो सकती हैं कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर हम ओपन है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिफाइंड नहीं हैं स्वाई इस बात के प्रोसेस और पाथ और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के। सो यहाँ पर हम एक ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। अब जब लेट से मैप के केस की जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि उसमें एक ही तरफ आपने जाना, लेट से इस्लामाबाद अक्सर लोग जीटी रोड के थ्रू भी जाते हैं और मोटरवे के थ्रू भी जाते हैं। अब किसी तरफ शॉर्ट एज डिस्टेंस हो सकता है, किसी तरफ लॉन्ग एज डिस्टेंस हो सकता है, टाइम डिफरेंट लग सकता है, फ्यूल की कंजम्पशन डिफरेंट हो सकती है। सो आपका मंजिल जो है वो दोनों सूरतों में वहाँ पर इस्लामाबाद ही होगा या कोई और सिटी होगा, उसके दो डिफरेंट रूट हो सकते हैं, उसके दो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। और डेफिनेट सी बात है दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट होगा, एनर्जी डिफरेंट होगी। माइट भी हो सकता है एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो लेकिन रूट बहुत ख़राब हो, ठीक है। सो उस केस में आप जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे आपको कुछ और लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, टेक्निकली वो माइट भी
विजिबल ना हो इतने, लेकिन जंप लग रहे हैं, रोड ख़राब है, मैकेनिकल उसमें इश्यूज आ सकते हैं। सो जो पाथ होगा उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी का आइडिया होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में क्यों इंटरेस्टेड हैं? अगेन सबसे पहले आपको बात आई थी कि जो भी काम कर रहे हैं ना उसके लिए फ़ंड आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक हैंडसम एक अमाउंट चाहिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो दैट्स ऑल। हर दफ़ा इकोनॉमिक्स ही बीच में रोल प्ले करती है, ठीक है, बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है बैक एंड पे, चीज़ अवेलेबल है नहीं है बाकी सब बातें, ठीक है, किस तरह कर देंगे उस तरह हो जाएगा। इधर अगर आपके पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सो यूर ज़ीरो। ओके जी। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉइंट फंक्शंस नहीं है, ये भी आपने देख लिया, वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से जाते हैं। ये जो पिछली स्लाइड पड़ी थी वो वाली चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है जी। और एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मैथ का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक वाइज वॉल्यूम है, प्रेशर है, सो इनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने जो वॉल्यूम है उसको .1 से .2 पर डिफरेंशिएट किया। ये 1 2 जस्ट न्यूमेरिक के एक दो नहीं है, ये बेसिकली स्टेट 1 और स्टेट 2 इससे मुराद है। सो जब आपने उसकी इंटीग्रेशन की, लिमिट्स अप्लाई की, स्टेट्स की लिमिट्स बेसिकली, सो दैट इज़ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू dv, ठीक है जी। सो ये आपने इसको कर दिया। जब आप बात करते हैं एनर्जी की, जो कि बेसिकली हीट हो सकता है, वर्क हो सकती है, इसकी जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, उसमें एग्जैक्ट आप स्टेट 2 माइनस स्टेट 1 वो इस तरह काम नहीं करते। अब बेसिकली वो एक प्रोसेस बन जाता है ना, जिस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इन एग्जैक्ट का सिंबल भी लिखा हुआ है सिग्मा, चीज़ वही है स्टेट 1 से स्टेट 2, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा। अब वर्क डन के ऊपर बजाय कि आपने W2 माइनस W1 करने के, आपने W12 लिखा है। W12 से मुराद है कि आप .1 से चल के .2 पे आए हैं। अब W2 माइनस W1 इसीलिए नहीं किया, या डेल्टा W इसीलिए नहीं किया क्योंकि किसी एक पॉइंट के ऊपर तो वर्क होता ही नहीं है। वर्क तो तब भी बनेगा जब कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। किसी एक पॉइंट पे ना तो फोर्स का कोई अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ना कोई डिस्प्लेसमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नो डाउट फोर्स का लगा लेंगे, लेकिन उसके केस में एज अ रिएक्शन आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो इस वजह से वर्क के लिए आपका वो वाला बिहेवियर नहीं है, एनर्जी के लिए वो बिहेवियर नहीं है, राइट। अब इसको कुछ मैं इसके एग्जांपल एक मिनट देखता हूँ ज़रा। आपको ये नज़र आ रही है कोई कैंडल, या वो ये भी प्रीवियस स्लाइड ही है, एक रूम सा सर है, आ रही है। सर आ रही है सर। ठीक है। अच्छा अब इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ना पहले। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है अ कैंडल इज़ बर्निंग इन अ वेल इंसुलेटेड रूम ना, एक फुली इंसुलेटेड रूम है, यानी कि इंसुलेशन का यहाँ से मुराद ये है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं है, यानी कि हीट इससे बाहर या इसके अंदर नहीं आ रही, इन आउट जो हीट का इंट्रैक्शन है वो नहीं है। नो डाउट कि विद इन द रूम जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है, लेकिन रूम से बाहर और अंदर ये चीज़ नहीं है, ये इंसुलेशन से मुराद है। यानी कि सो अ कैंडल इज़ बर्निंग इन अ वेल इंसुलेटेड रूम टेकिंग द रूम द एयर प्लस द कैंडल, यानी कि जो रूम है एक एम्प्टी रूम आपको नज़र आ रहा है, खाली है, तो उसके अंदर जो खाली स्पेस है, जो हवा है, जो कैंडल है, ये सारी आपका सिस्टम है। और जो अब ये सारी बातें कंसिडर करने से मुराद ये है कि अब जो रूम की वॉल्स हैं, डेफिनेट सी बात है वो उसकी बाउंड्री होगी और बाहर वाली चीज़ उसकी सराउंडिंग होगी, ठीक। क्योंकि बाउंड्री जो होती है उसको आप सिस्टम के अंदर कंसिडर नहीं करते। बाउंड्री बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलहदा कर रही होती है। सो आपसे ये कहता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिस्टम डिफाइन, उसने खुद ही बता दिया कि सिस्टम क्या है, तो वो हमारे माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कोई भी इसका न्यूमेरिकल करने से पहले कि व्हाट इज़ द सिस्टम। सो वो हमने डिफाइन कर लिया। आपने जो चीज़ डिटरमाइन करनी, इफ़ देयर इज़ एनी हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस, क्या इसमें कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है या ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं सर, नहीं हो रही ट्रांसफर। एक कमेंट आया नहीं ट्रांसफ़र हो रही, बाकी कमेंट करें फिर वजूहत भी पूछते हैं थोड़ी थोड़ी।
सर नहीं हो रही सर। क्या वजह क्या है, किस यानी कि ज़हन में क्या ख्याल आया तो कि अच्छा नहीं हो रहा? वेल इंसुलेटेड रूम लिखा हुआ है इसलिए सर। अच्छा कह रहे हैं जी वेल इंसुलेटेड रूम का। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेट से कैंडल बर्न कर रही है तो उसके इर्द गिर्द आप रूम को अच्छी इंसुलेशन कर दें कि रूम के बाहर ना जाए, लेकिन कैंडल के इर्द गिर्द आपको हीट फील नहीं होगी। सर होगी। और या यानी कि ये कैंडल है तो ज़्यादा अमाउंट में अगर आग जला दें फिर भी हीट महसूस होगी, इवन दो कि मैच बॉक्स की एक सिंपल एक स्टिक जो होती है, ठीक है, तीली भी उसकी अगर लें उसको भी अगर आप जला रहे हैं फिर भी आपको हीट सी फील होती है। तो अब इस सिनेरियो में आपका क्या कहना है, अभी भी सेम आंसर है यानी कि नहीं होगी ट्रांसफ़र या सर होगी? होगी। जी जी क्या कह रही था? सर मैंने कहा उसका सर हीट तो हो गई ट्रांसफर। अच्छा और भी बताएं जी, जिनके पहले जवाब थे उनका वो मेरी वाली बात सुन के उनके अब जवाब कैसे हैं, या अभी वसीम है या फिर कोई आगे कोई और बात करें? हाँ जी सर जो आपका वाला जो स्टेटमेंट है उसमें हमने सिस्टम को क्या लिया है, मतलब जब हमने कैंडल बर्न की है तो अपने हाथ में कैंडल वो माचिस पकड़ी हुई है, तो उसमें हमने सिस्टम को क्या लिया है? सिस्टम वही इसमें है जो तो कि बुक वाले ने लिया हुआ। इसमें तो उसने इंसुलेटर किया हुआ ना, तो इसमें हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही ना, आ रही ना जा रही है ना आ रही है। सर रूम के तो अंदर हो रही है, सर रूम के बाहर इसमें तो अंदर उसके ट्रांसफर इर्द है। गिर्द हो रही है कैंडल के। अच्छा ये जितनी बातें मैं कर रहा था ना ये सारी चीज़ें रियलिटी में तो एग्जिस्ट करती थी, नो डाउट के आपके पास कैंडल है, उससे आपको माइट भी कैंडल के करीब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा फील हो रहा हो, ठीक है, या कुछ और कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आप फायर की लेके आना चाहिए यहाँ पे वो भी चीज़ें माइट भी आप लोग जो है वो उनको देख रहे हो कि हाँ वाकई ऐसा हीट का सिनेरियो। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर सिस्टम की बात हो रही, ठीक है, सिस्टम से रिलेटेड बेसिकली बातें हो रही कि जब आप हीट ट्रांसफ़र की बात करें ना तो आपके जहन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है बाउंड्री, कि बाउंड्री से के ऊपर क्रॉसिंग होगी, या तो सिस्टम के अंदर कोई चीज़ आएगी या सिस्टम से बाहर जाएगी। विद इन द सिस्टम जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, आउटसाइड द सिस्टम जो कुछ भी हो रहा है वो भी यहाँ पे कंसर्न नहीं है। बाउंड्री के ऊपर क्या हो रहा है, क्या सिस्टम से कुछ चीज़ निकल के बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सराउंडिंग में दाखिल हो रही है, या सराउंडिंग से आकर बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है? तो ऐसा नहीं है सिनेरियो। ये जो जितनी भी मैंने बातें की हैं, जो मैंने सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश की है वो रूम के अंदर ही है। रूम के अंदर जो कुछ मर्जी हो रहा हो, हम हीट ट्रांसफ़र रिलेटेड बात करें, रूम की वॉल्स जो हैं उसको आपने वेल इंसुलेट किया हुआ है, अंदर जितनी मर्जी आप डिस्टर्बेंसेस लेके आ जाएं वो वेल इंसुलेशन का मतलब ये है कि ना सिस्टम्स के अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। तो इंटरनली चाहे आप दो चार और भी कैंडल्स ले आएँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री का जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है या जो कोर्स का पार्टिसिपेंट नहीं है वो तो कहेगा कि 4 ले आएँ तो ज़्यादा हो जाएगी, 5 ले आएँगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, 6 ले आएँगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि बाउंड्री के ऊपर चेंज कोई नहीं आ रहा, इन आउट कोई चीज़ नहीं हो रही, ये जितनी भी चीज़ें दैट इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑलरेडी। यस सर। ठीक है, सो क्लियर हो गया। जो मैंने केस डेवलप किया था वो मैंने जानबूझ के किया था, ठीक है, उसका टेक्निकली इससे लिंक नहीं बनता, वो जस्ट एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए था कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मैं जवाब थोड़ा पहले ही बता चुका था इंसुलेशन के अंदर थोड़ा सा, तो उसको सुन के ही कोई हाँ में हाँ मिला सकता था, तो इसलिए एक सिनेरियो डेवलप किया गया था। ओके, पार्ट बी में वो कहता है इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगी? तो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जहन में आएगा कि यार जब कैंडल जो है वो जब वो बर्न होगी तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, लाइट भी होगी और थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होगी। क्या ख्याल है? यस सर। जी अच्छा जी। सर इंटरनल तो चेंज होगी। हम्म। अच्छा, अब इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि ऑलरेडी जो कैंडल मौजूद थी ना वो आपको पता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला स्नाइप, जो
कैंडल थी जिसको आप बर्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उससे हीट प्रोड्यूस होगी, ये बेसिकली ऑलरेडी एनर्जी कैंडल के अंदर मौजूद थी। ये पहले मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, उसका मोम था, उसका धागा था, इस तरह की चीज़ें थी। सो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ये मौजूद थी। जब आपने बर्न किया तो वही केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज होके आपको इन द फॉर्म ऑफ वो हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिल रही है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी जो है वो चेंज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कैंडल पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद थी। कैंडल केमिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हैं, उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। उसी को आपने जब आग लगाई तो वही फॉर्म ऑफ एनर्जी अब चेंज हो रही इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अंदरूनी तौर पर उसके अंदर एनर्जी थी और वही आपको अब किसी दूसरी शक्ल में मिल रही है। तो जस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हुआ है, इंटरनल भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। लेट्स से जी इसको ज़रा देखते हैं कि ये जो मैंने बातें की उसको बुक वाला किस तरह के अल्फाज की शक्ल देता है। सो सबसे तो पहले जो पार्ट ए था वो उसके अंदर क्योंकि आपने वेल इंसुलेटेड था तो उसी सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम भी कहते हैं। अब एडियाबैटिक सिस्टम ये होता है कि उसमें बेसिकली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। जब ट्रांसफ़र की आप बात करते हैं उसका मतलब ना इन ना आउट। सो Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हीट ट्रांसफ़र फॉर दिस प्रोसेस ज़ीरो होगा क्योंकि आपने इंसुलेशन ली है और ये एक नई चीज़ है जिससे आपका वास्ता आगे बढ़ता रहेगा एडियाबैटिक ना। तो इंसुलेशन को ही हम एडियाबैटिक सिस्टम ले रहे हैं जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र रेट ज़ीरो होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती बेसिकली। सो द इंटरनल एनर्जी, अब वो वही जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी की बताई बल्कि ख़ुद से आप लोग रीड आउट करें। जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो केमिकल से हीट या लाइट में गया। तो ये पैराग्राफ ज़रा पढ़ें, इसको फिर ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, वही स्टेटमेंट है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। यस सो सर। इंटरनल एनर्जी के लिए आप यू का सिंबल यूज़ करते हैं तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि चेंज नहीं आया ना। ओके जी, अब एक और हम सिनेरियो देखते हैं कि पोटैटो इनिशियली एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी, रूम का टेम्परेचर नॉर्मली जो हम कैलकुलेशंस के अंदर कंसीडर कर रहे थे, इज़ बीइंग बेक्ड इन एन ओवन। सो बेकिंग हो रही है उसको, पोटैटो को आप उसको पका रहे हैं ओवन के अंदर। अब ओवन का कॉन्सेप्ट देख के डेफिनेट सी बात आ रही किसी के माइंड में हीट और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे। सो दैट इज़ मेंटेन्ड एट 200 डिग्री सी। विद इन द ओवन जो टेम्परेचर है दैट इज़ 200 डिग्री सी, और जो ओवन के अलावा जो किचन में या वैसे जो पोटैटो पड़ा हुआ वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और एट द मोमेंट दैट इज़ 25 डिग्री कमरा और 200 डिग्री सी आपके ओवन का टेम्परेचर है, बेकिंग आप कर रहे हैं। सो इज़ देयर एनी हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस? क्या बेकिंग प्रोसेस के दौरान कोई हीट ट्रांसफ़र होगी? सर माइनर अमाउंट में होनी चाहिए सर। ठीक जब है, हमारा ओवन होगा सर वो हीट अप हो जाएगा ठीक है, काफी देर चलने के बाद। तो सर उसके बाद ठीक फिर है। उससे एनवायरनमेंट में थोड़ी सी सर इंक्रीज होगा तो थोड़ी सी हमारी जो हीट होगी वो बाहर जाएगी, तो फिर सर इसमें थोड़ा सा सिस्टम क्या ट्रांसफर लिया होगा। उसने ये भी नहीं बताया। हम्म? सिस्टम क्या है इसमें? सिस्टम क्या हमने क्या सिस्टम रख के हमने जज करना है? ओवन। रूम टेम्परेचर हमने लेना है या ओवन को देख के ये करना है? स्लाइड डाउनलोड की हुई हैं या सोच के बता रहे हो? सर जी आपके सामने मोबाइल से ऑनलाइन है, स्लाइड से नहीं, कहाँ? मेरे सामने नहीं, घर में बैठे हुए हैं नहीं सारे। जी सर। अच्छा। ठीक है। सो इसमें जो है सबसे तो पहली बात ये कि ये स्टेटमेंट जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। इसमें आपने सिस्टम को डिफ़ाइन नहीं किया हो। ठीक है, सिस्टम आपको पोटैटो है, सिस्टम आपको ओवन है, क्या है ये भी हम दोनों एग्जांपल्स करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपके जहन के अंदर हीट जो है ना वो हीट नहीं रहेगी आज के बाद ना। सो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि सिस्टम नहीं डिफ़ाइन है हमारे पास यहाँ पर ना। सो इस केस में पोटैटो को उसने सिस्टम कंसिडर करना है। तो बस ये देख लेते हैं कि उसने
पोटैटो को सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, क्या किया हुआ ना, तो फिर हम आगे चलते हैं। सर फिर तो होगा हमारे पास। ठीक है, नहीं वो दोनों केसेस में लेके वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो होगा आज, ये तो जब होगा ना तो आपके कॉन्सेप्ट हीट का चेंज हो जाएगा, अभी बस थोड़ी देर ही है, अगली अगली एग्जांपल में जाके चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, पोटैटो को यहाँ पे उसने पोटैटो को सिस्टम लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जब आप पोटैटो को सिस्टम ले रहे हैं तो चलें आप बताएं कि हीट ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी ना? होगी सर। होगी सर, होगी तब तो ट्रांसफ़र। होगी। अच्छा चलिए जी, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्यों कह रहे हैं ये हीट ट्रांसफ़र होगी। ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री सी है। अब होगा क्या है कि जो पोटैटो की स्किन है वो बाउंड्री कंसिडर हो जाएगी। जब आप पोटैटो का सिस्टम ले रहे हैं तो पोटैटो की जो स्किन है, जो उसका छिलका है, ठीक है, वो उसका बाउंड्री बन जाएगी। तो 200 डिग्री सी जो ओवन है उसका टेम्परेचर पोटैटो जो कि सिस्टम है उसकी बाउंड्री जो कि छिलका है उसको क्रॉस करते हुए पोटैटो की बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, तभी बेकिंग हो रही है। तो इस केस में हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र है वो होगी। अब वो इस चीज़ को किस तरह लिखता है कि दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सिंस द सिस्टम इज़ नॉट स्पेसिफाइड ना। सो ओके, हमने ये कंसिडर कर लिया, लेट्स अज्यूम वी आर ऑब्जर्विंग द पोटैटो व्हिच विल बी आवर सिस्टम, राइट। तो इसलिए पोटैटो की जो स्किन है दैट विल बी अ बाउंड्री, देन द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन कैन बी व्यूड एज द सिस्टम बाउंड्री। ये भी हमने बात कर ली थी। पार्ट ऑफ द एनर्जी इन द ओवन विल पास थ्रू द स्किन टू द पोटैटो, ये भी हमने डिस्कस करें। सिंस द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस एनर्जी ट्रांसफर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस 200 डिग्री सी से 25 जो पोटैटो का टेम्परेचर है उसकी तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अब व्हाई वी आर सेइंग कि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, हमने डिसीजन कहाँ पर लेना होता है? बाउंड्री के ऊपर। तो जो स्किन है पोटैटो की उसके ऊपर अगर हम डिसीजन लेना चाह रहे हो, स्किन से पहले ओवन जो है उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सी है, स्किन के बाद पोटैटो का टेम्परेचर 25 है, तो वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है और डिसीजन हमने लिया बाउंड्री के ऊपर। अब यही स्टेटमेंट, यही पोटैटो, अभी चीज़ें सारी डिफरेंट हो जाएंगी। अब हमारे पास एक और सिनेरियो है, वेल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल ओवन इज़ बीइंग हीटेड थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट। अब आपको पता है कि जो लेट्स से ओवन है या कोई भी जो हीटिंग के आपके पास डिवाइस है उसके अंदर कोई ना कोई हीटिंग एलिमेंट होता है, चाहे वो वेव्स निकल रही हैं, कोई और फिलामेंट है, कुछ भी है, फ्लेम्स हैं, कुछ भी, डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई हीटिंग एलिमेंट होगा, कोई ऐसा सोर्स होगा हीट का जिसकी वजह से हीट है उसके अंदर ना। फिनोमेना डिफरेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इससे किसी के इख्तिलाफ नहीं हो सकता। सो वेल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल जो ओवन है इज बीइंग हीटेड थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, यही कुछ होता है। इफ़ द इंटायर ओवन, अब पूरे ओवन की बात हो रही, इंक्लूडिंग द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट के बशमूल हीटिंग एलिमेंट भी, पूरा ओवन भी, इज टेकन टू बी द सिस्टम। ओवन का हीटिंग एलिमेंट भी, ये सारे क्या हैं? सिस्टम का पार्ट हैं। डिटरमाइन वेदर दिस इज़ अ हीट और वर्क इंटरेक्शन, बताएं कि ये हीट इंटरेक्शन है या वर्क इंटरेक्शन। तो इसको देखने वाले या सुनने वाले अब साफ ज़र यही कहेंगे कि ओवन है, ओवन के अंदर हीटिंग एलिमेंट है, उसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे वो बेक होगी और हीट का सारा फिनोमेना है, हीट है विदाउट रीडिंग द स्टेटमेंट या इस तरह की चीज़ें। सिनेरियो यहाँ पर डिफरेंट है। वो किस तरह से कि आपके पास ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये भी सिस्टम का हिस्सा है, और वो पोटैटो भी सिस्टम का हिस्सा है, ओवन भी, ओवन की अंदरूनी सारी चीज़ें भी सिस्टम का हिस्सा हैं। नो डाउट कि हीटिंग एलिमेंट से हीट निकलेगी, पोटैटो बेक होगा, ये सारा कुछ होगा, ओवन करता भी यही है। लेकिन देखना ये है कि बाउंड्री क्या है, बाउंड्री के ऊपर क्या चीज़ हो रही, बाउंड्री के ऊपर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस है कुछ और सिनेरियो। तो जब हीटिंग एलिमेंट भी सिस्टम का पार्ट बन गया तो हीटिंग एलिमेंट क्या बैक एंड पे क्या चीज़ रह जाएगी? जब हीटिंग एलिमेंट को आपने सिस्टम का पार्ट कर लिया है तो हीटिंग एलिमेंट के बैक एंड पे जो मेरे जहन में चीज़ आती है, माइट भी हो कि उसके पीछे इलेक्ट्रिक वायर हो, तार वगैरह लगी हो। साफ ज़रा यस ओवन सर। लकड़ियों से तो नहीं जल रहा होगा ना। यस सर। तो उसके पीछे वायर हो सकती है, बिजली वाली तार हो सकती है, ठीक है।
और जो आगे हीटिंग वाला एलिमेंट है जिसको आप छू नहीं सकते, या वो गर्म होता है या रॉड है, ठीक है, या जिस तरह सोल्डरिंग के लिए आप करते हैं उसके बैक एंड पे वायर है आपके पास। सो ये जो वायर है तो ये अब सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसके पीछे जो बाकी चीज़ें हैं वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ही वो हीटिंग एलिमेंट जिसको आप टच नहीं कर सकते, या बाकी जो ओवन की अंदरूनी स्पेस है या पोटैटो, ये सारे सिस्टम पे से, तो यहाँ पर अब हीटिंग एलिमेंट जो है वो भी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर वायर एक रह जाएगी जो कि एक तरह का बाउंड्री का काम करेगी, या बाकी केसिंग। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो वायर के अंदर जो चीज़ होती है वो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, वायर के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बाउंड्री के ऊपर जब आपने देखा तो बाउंड्री के ऊपर टेम्परेचर का फ़र्क नहीं है, तार के अंदर टेम्परेचर का फ़र्क नहीं चल रहा होता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर जब आपने डिसीजन लिया तो आपने कहा कि जी इस सिस्टम की बाउंड्री के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था, इस सिस्टम की बाउंड्री के ऊपर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, तो कोई भी जो चीज़ अदर देन द टेम्परेचर डिफरेंस है वो वर्क की है। और आपको, आप तो खैर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वर्क की कैटेगरी में आती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ये नहीं है, ये हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म नहीं है, ये वर्क इंटरेक्शन है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें ज़रा, आपके सामने एनालिसिस के नाम से एक पैराग्राफ आ रहा हो, आ रहा है नज़र? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको पढ़ें। फॉर दिस एनालिसिस फॉर दिस प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ज़रा रीड आउट करें। ये वही चीज़ें जो मैंने आपसे बात अभी की है। कर लिए थे। तो जो मैंने बात की उसमें कंट्राडिक्शन है या वही बात है, या बात की सेंस बनती है या नहीं बनती? कमेंट्स क्या हैं आपके, ये ठीक है या नहीं ठीक, ये क्या चीज़ें? बनती है सर, ठीक सही है है। सर। अगर सर लेट से बात किसी को फील होता है कि नहीं सेंस बनती, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर कहाँ बात पर बन नहीं रही हाँ, है सही तरह से, क्योंकि हमने अगर सिस्टम को पूरा क्लोज लिया हुआ है तो उसमें से तो ना तो कोई चीज़ एंटर हो रही है ना कोई चीज़ बाहर जा रही है। और पहले हम लोग सिर्फ हीट की बात कर रहे होते थे ना, कि हीट मतलब एंटर होनी है या बाहर जानी है, तो इसमें उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो इनकेस हम लोग कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, अच्छा हाँ, चलें बात इनकेस हम कंटिन्यू, लोग ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉन को लेते ले हैं लिया। हाँ हाँ, कि अगर हम लोग रेडिएशन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक कुछ मतलब हमने पोटैटो बीच में रखा हुआ है और रेडिएशन से उसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। जब वर्क तो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो वो होंगे ना, तो वहां से क्रॉस होंगे, तो फिर एनर्जी क्रिएट होगी, तो फिर जो रेडिएशन या जो चीज़ें, ये दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इसके बैक एंड पे रेडिएशंस को या किसी भी चीज़ को चलाने वाली तो बिजली है ना। ओवन के अंदर जो ओवन जो आपकी इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, उसको बैक एंड पे जो रेडिएशंस हैं उसको भी तो बैक एंड पे कौन हैंडल कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी हैंडल कर रही है ना। जी यस सर। सर। रेडिएशन सर तो वाली जो इसमें ट्यूब है, जो रेडिएशन ट्यूब है जिसको आप हीटिंग एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए जी आपने उसका कोई नाम नहीं रखा हुआ ना उस तरह से कि बल्ब है, रॉड है, क्या है। आपने एक बड़ा एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ हीटिंग एलिमेंट, यानी कि जो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। दैट कुड बी द ट्यूब, दैट कुड बी द एनीथिंग, फ्लेम है, फिलामेंट है, कुछ भी है। सो उसके बैकएंड चलें पे जो एनर्जी सर, है। अगर हम लोग लेते हैं पोटैटो वाला एग्जांपल लेते हैं, वही वाले एग्जांपल पे दोबारा जाते हैं, तो उस पे हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें हीट इंटरेक्शन हो रहा है या वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें भी तो ये सारा काम हो रहा है सेम। उसमें बाउंड्री का जो डिसीजन है ना, उसमें जो बाउंड्री आपने लिया वो आपने पोटैटो का छिलका, आपकी बाउंड्री, ठीक है। सो अच्छा पोटैटो के छिलके से पहले अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो था वो 200 है। पोटैटो के छिलके के बाद की बुनियाद ये है पोटैटो खुद, जो उसकी अपनी बॉडी है, जो वाइट उसकी सरफेस होती है, ठीक है, अंदरूनी सारा जो पोटैटो है,
वो 25 डिग्री पे पड़ा हुआ है और उसके बाहर जो चीज़ें हैं वो 200 पे हैं, यानी कि जो सराउंडिंग है वो 200 डिग्री सी पे है। ठीक है, पोटैटो के छिलके गिर्द गिर्द सारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग 200 डिग्री सी पे है। पोटैटो की जो स्किन है उसको क्रॉस करते हुए 200 डिग्री सी अंदर एंटर हो रहा है 25 डिग्री सी के अंदर। सो जी बाउंड्री जो छिलका है उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो वो टेम्परेचर डिफरेंस है, इंटरनल 25, एक्सटर्नल 200। ठीक है, ये पहले वाला सिनेरियो था जो कि हीट इंटरेक्शन था। जब यहाँ पर आप देखते हैं तो हीटिंग एलिमेंट भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, नो डाउट अभी भी हीटिंग एलिमेंट हीट दे रहा है, अभी भी वो बेक हो रहा है, अभी भी वो छिलके से गुजरता हुआ पोटैटो की बॉडी के अंदर हीट दाखिल हो रही है, वो बेक हो रहा है, दोनों सूरतों में पोटैटो पकेगा। लेकिन अगर जब हम अब हमारा सिस्टम पोटैटो नहीं है, अब हमारा सिस्टम पोटैटो की स्किन नहीं है, हीटिंग एलिमेंट भी अपना सिस्टम नहीं है, जितने काम हो रहे हैं ये विद इन द सिस्टम हो रहे हैं। अब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, हीटिंग एलिमेंट भी सिस्टम का हिस्सा है, उसकी रेज जिस तरह से भी निकल रही है, चाहे अंदर आग लग रही है, ताली सर वो चल रही है, कैथोड कुछ रेज भी होती चल, है ना पास, तो वो सारी रेज आती हीट पार्ट ऑफ से, द सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। सर एक्सक्यूज सो मी उन्हीं सर। सारी सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द सिस्टम है, ये जो कुछ भी हो रहा है पार्ट ऑफ द सिस्टम है। मैंने फैसला लेना है बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर देखो क्या हो रहा है, ओके सर। सर तो बाउंड्री मतलब इसका मतलब ये है हाँ कि हम लोग सिस्टम के हिसाब से अपना डिसीजन फाइनल करेंगे कि वर्क है या हीट है। बिल्कुल इसी तरह सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल फाइनलाइज करेंगे। इसी बात को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर दें, थ्योरेटिकल से मिला लें, तो यानी कि आप कह लें कि बाउंड्री के ऊपर हम डिसीजन लेंगे, बात वही है, वही बात है, क्योंकि जी सिस्टम का पता चल गया तो बाउंड्री का पता चलेगा ना। ठीक है, जी जी सर अगर और मैं सर अगर हाँ जी, सर अगर हीटिंग एलिमेंट हो उसको हम सिस्टम ना लें तो फिर सर फिर हीट क्या का हो होगा। अगर सर जो हीटिंग एलिमेंट अगर अगर हम उसको सिस्टम का पार्ट हाँ, नहीं कंसीडर करते। हीटिंग एलिमेंट अगर सिस्टम का पार्ट नहीं है, और जब हीटिंग एलिमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होगा तो आप देख लें कि सिस्टम किसको लेना है ना। तो बाकी सारा पोटैटो सिस्टम होगा, बस हाँ, हीटिंग एलिमेंट नहीं बाकी होगा। बाकी अगर सारा सिस्टम है तो हीटिंग एलिमेंट से हीट जब निकलेगी तो उसने बाकी सिस्टम को क्रॉस करना है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, यस तो सर। हीट हीट का फिनोमिना होगा। तो फिर वो हीटिंग हीट हो एलिमेंट जाएगा। हाँ हीट हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट अंदर ना लाएं। ठीक है, ओके हीटिंग सर। हीटिंग एलिमेंट को अगर सिस्टम का हिस्सा रखेंगे तो फिर वो नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ बेसिकली हीटिंग एलिमेंट है जो टेम्परेचर का डिफरेंस डाल रहा है ना 200 से 25। तो यस हीटिंग सर। एलिमेंट को अगर सिस्टम के अंदर रख लेंगे तो फिर बाहर तो फिर से तो वर्क हो कोई जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट नहीं आ रही ना। यस सर। ठीक है, फिर वर्क हो जाएगा। फिर ठीक वर्क है, हो जाएगा। आप यूँ समझे ना जैसे आपने होल्डर के ऊपर बल्ब लगाया होता है यार, तो वो समझे कि एक रॉड है ना, तो उसके होल्डर के पीछे किसी चीज़ के पीछे बैक एंड पे क्या चीज़ें हैं, कुछ और फिनोमिना है ना, वो वायर हो सकती है, कोई और फॉर्म ऑफ यस सर। एनर्जी हो सकती है, एटलीस्ट वो हीट नहीं होगी। हीटिंग एलिमेंट को अगर समझ आ रही निकाल सर। दें तो ओवन के अंदर हीट तो फिर नहीं बचेगी ना। हीटिंग एलिमेंट ये एक है जो कि टेम्परेचर का फ़र्क डाल रहा है 200 से 25। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये अभी एक स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी, हीट वर्सेस वर्क ना, आ रही यस नज़र। सर। तो इसका आ ये रही वो सर। पहला पार्ट ये है कि बोथ आर रिकग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, ये वही पॉइंट है जो कि पहले बता के गए हैं, बोथ आर रिकग्नाइज्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम एज दे क्रॉस द बाउंड्रीज, बाउंड्री के ऊपर डिसीजन होगा। ठीक है, सो दोनों केसेस में आपने सिस्टम चेंज किया, बाउंड्री चेंज होगी, और आपने देखा कि सेम एग्जांपल एक दफ़ा हीट आ रहा है और एक दफ़ा वर्क आ रहा है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं, स्नैरियो क्या ले रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। ठीक है जी, ओके। अगर हम अब बाकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्क थे जिसमें स्प्रिंग है, बाकी चीज़ें हैं, स्प्रिंग के केस में क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में, क्या होता है वैसे स्प्रिंग के केस में, कोई फोर्स होती है, कोई वर्क डन होता है। होता है वो कंप्रेशन होता है, और दूसरा वो क्या उसका नाम होता था, कंप्रेशन, और एक और होता था सर, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सपैंड हो रहा है। जी चलें जी, सर। स्प्रिंग वो कह रहे हैं स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर टू द स्प्रिंग बाय वर्क, ऐसे ही होता है वैसे। जी सर। ठीक है, और जी बाकियों के क्या स्टेटमेंट्स हैं इस बारे में।
सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर। ठीक है जो कह रहे हैं जी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। एनी जी ये फोर्स इस पे कौन सी लग रही होती है, कोई है आइडिया? फोर्स कौन सी लग रही होती है स्प्रिंग के ऊपर, उसका कोई फॉर्मूला जो पहले कभी देखा हो? F इज इक्वल टू के एक्स। सो लिखा हुआ जी व्हेन अ यस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि साफ ज़रा आप कुछ फोर्स लगाएंगे, फोर्सफुली आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके इसी तरह एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क और भी है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि व्हेन अ गैस इन अ क्लोज्ड वेसल इज स्टीयर्ड ना, उसको आप हिला रहे हैं, एनर्जी इज ट्रांसफर टू द गैस बाय वर्क ना, आप एक पैडल व्हील के थ्रू उसकी स्टिरलिंग कर रहे हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, डेफिनेट सी बात है उनमें एक ख़ास किस्म की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो बैकएंड पे क्या आप कर रहे हैं, उसने आपको दिखाया हुआ है कि एक पैडल व्हील है, उसके थ्रू आप जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा डिस्टर्बेंस का मैं वर्ड इस वजह से यूज़ करता हूँ जो कि पहली स्टेट है उसको चेंज कर देना। सो डिस्टर्बेंस इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड ओवर हेयर। डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि आपने कुछ एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, कुछ और कुछ करना चाह रहे हैं आप, इस तरह से कुछ, यानी कि हमारे जहन में आना चाहिए। सो व्हेन अ बैटरी इज चार्ज इलेक्ट्रिकली एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बैटरी कंटेंट्स बाय वर्क, उसमें आप उसको चार्ज करें और कह रहे हैं। अच्छा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पिछली एग्जांपल से थोड़ा रिलेट कर जाएगी। ये क्यों कह रहा है व्हेन अ बैटरी इज चार्ज इलेक्ट्रिकली फाइन एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बैटरी, ये भी ठीक है। बैटरी कंटेंट्स बाय वर्क, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही बाय वर्क, ये क्यों ऐसा कह रहा है? बाय हीट कह दे अगर, या आपके जहन में क्या आता है जो अभी तक पढ़ा है उसको देख के कुछ? सर वो उसी तरह है ना सर, इलेक्ट्रिसिटी से सर वो चार्ज होती है बैटरी, और सर वो हीट के डिफरेंस की वजह से नहीं होती, तो सर उस वजह से हम फिर उसको वर्क कहते हैं। जब उसकी एनर्जी में चेंज आता है पर ड्यू टू हीट नहीं आता, ड्यू टू सर ये भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आएगा इसके अंदर भी, तो फिर इसको वर्क कह देंगे। और कोई कमेंट जी? आपने बेसिकली सिस्टम ले लिया, माइट भी यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो बैटरी ही है, वो बजाते खुद जो बैटरी है इंक्लूडिंग द टर्मिनल्स और इस तरह बैटरी की पूरी चीज़ें। सो आप जब उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर वायर लगाएंगे, दो वायर्स होंगे, एक पॉजिटिव पे लगा होगा एक नेगेटिव पे लगा होगा, ठीक है। तो वो बैटरी चार्ज हो रही है, यूपीएस के साथ लगी होती है, चार्ज हो रही होती है, जैसे गाड़ियों के अंदर बैटरी होती है और उसके टर्मिनल जनरेटर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर अगर आप देखें, उसके टर्मिनल्स के ऊपर देखें, तो ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स है, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स आप ना भी देख रहे हो तो एटलीस्ट ये दैट इज़ नॉट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो इस वजह से लिखा जा रहा है कि ये वर्क है, क्योंकि आप पैरेलल में पढ़ रहे हैं कि वर्क है या हीट है, वर्क है या हीट है। सो यस इस सर। तरह की कुछ चीज़ें जो हैं, ये वो एग्जांपल थी जो कि पहले ही हमने वर्क कर ली, वो चूँकि पढ़ा पहले था तो इस वजह से एग्जांपल्स उसकी हमने पोटैटो वाली सारी देखी साथ में, अदरवाइज थियरी पढ़ के थोड़ा कैफियत बोरिंग वाली आ जानी थी, तो इस वजह से मैंने पहले वो एग्जांपल्स करवा दी उससे रिलेटेड। अच्छा जी इलेक्ट्रिकल वर्क बड़ा आपका पसंदीदा होना चाहिए, ये थोड़ा मुझे सिखाएं ज़रा, ये क्या होता है ये? चलें पहले कुछ स्लाइड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये ज़रा स्लाइड को रीड आउट करें, थोड़ा मुझे मतलब सिखाएं, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े और बेहतर करें। 6-7 लोग हैं माशाल्लाह से, इसको ज़रा पढ़ें, क्या कहना की कोशिश कर रहा, फिर मिल के ज़रा सीखते हैं। जी बताएं ज़रा।
सर ये 2 प्रोसेसेस हमने लिए हैं इसके अंदर। और हम्म, सर पहले तो हमने लिया इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक पावर। और ठीक सर है। इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर सर हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस और सर कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिए हैं। और सर जब हमने इलेक्ट्रिक पावर कंसीडर किया तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है सर आई वो लिया है। तो सर उसके अंदर फिर सर हमने 2 प्रोसेसेस लिए हैं सर। एक के अंदर हमने क्या किया है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट चेंज विद टाइम। तो सर करंट भी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। सर ये एक प्रोसेस है ठीक हमारे है। पास। और सर हमारे पास ठीक दूसरा है। प्रोसेस ये है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन उसके अंदर टाइम चेंज होता रहेगा। तो ये 2 प्रोसेस है ठीक है। हमारे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो पहली इन्होंने बात की इलेक्ट्रिक पावर की, इससे माइट भी सारे फेमिलियर हों कि उसका फॉर्मूला वी आई होता है, ऐसे ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को इसका आइडिया होगा कि पावर का जो फॉर्मूला है वो वोल्टेज इनटू करंट है। अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर को उसने जो रिप्रेजेंट किया, उसने लिखा हुआ वी ई के ऊपर डॉट। ऐसा क्यों है, डॉट क्यों है? वी डब्ल्यू के, सॉरी, वी की जगह डब्ल्यू की जगह वी बोल दिया। सो डब्ल्यू ई के ऊपर डॉट है और इसको वो पावर कह रहा है। किस सेंस में कह रहा है? मुझे तो ये वर्क सा लग रहा है। इसको वाई वो सेइंग के पावर डिवाइड हो कुछ गया। किससे डिवाइड हो रहा है? ये जो चीज़ है ना, ये जी कर्सर सर। मूव कर रहा होगा डब्ल्यू ई डॉट के जी। ऊपर। तो ये डब्ल्यू ई डॉट को पावर क्यों दे रहा है? सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन है, वाई इज टेकिंग इन द वॉट? ये तो इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है डब्ल्यू ई। सर इसमें हमने टाइम का फैक्टर नहीं लिया है अभी, क्योंकि तो कब वाट में लेना तो है? टाइम कब से लेना डिवाइड है इनका जब करेंगे। फॉर्मूला? वाट आते हैं ना तो वो जॉउल पर सेकंड होता है, वाट। अच्छा, तो तो ये फिर कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है। सर इसमें हम्म? टाइम का तो उसने कुछ जिक्र नहीं किया। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये क्या फिर गलत लिख गया है, ये क्या कहेंगे आप इसको? हम्म? तो यहाँ तो एब्रीविएट ही किया हुआ है इलेक्ट्रिक पावर को डब्ल्यू से। तो ये आपको स्लाइड के ऊपर जो मैंने कुछ लिखा है नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये इस तरह की चीजें। सर ये इसको क्यों ये पावर के सेंस में कंसीडर कर रहा है और क्यों इसके यूनिट वो वॉट ले रहा है? मुझे तो ये डब्ल्यू ई जो है ये इलेक्ट्रिक वर्क नजर आ रहा है या सर कुछ। पावर को डब्ल्यू से वोट किया हुआ ना। डब्ल्यू तो वर्क होता है और ये वाला डब्ल्यू जो है वो तो वॉट है ना, ये तो वॉट के सेंस में है। चलिए कुछ, अगर आप, ये तो पावर के यूनिट्स है ना, दैट इज वॉट। ठीक है, मैं इसकी बात करूं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वैसे आप लोगों के ना, बड़ी खुशी महसूस हुई। ये वर्क के ऊपर डॉट है, डब्ल्यू डॉट जब होता है, ये किसी चीज़ के ऊपर भी डॉट आता है तो इसका मतलब होता है कि वो टाइम से चीज़ डिवाइड होगा। टाइम से डिवाइड हो रही है। तो वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? वो पावर ही होती है। सर मैंने आपको पहले यही तो कहा है कि इससे डिवाइड होगा। नहीं, आपने कहा कोई शायद एब्रीविएशन ली हो और ये तो नहीं सर, वो एब्रीविएशन ले रहा बाद है। में कहा है, पहले मैंने यही कहा था हम्म, सर ये डिवाइड होगा। नहीं वो टाइम के रिस्पेक्ट से जो है ना वफादारियाँ नहीं चेंज करते। एक बात के ऊपर, यानी कि आपको चले 5 नंबर दे देते हैं इसके ना, बाकियों को 0 0 दे देते हैं। तो अच्छा, ये डब्ल्यू डॉट का मतलब ये है कि वर्क को आप टाइम से डिवाइड करें। जब भी किसी चीज़ के ऊपर डॉट आता है दैट मीन्स कि दैट इज़ डिवाइडेड बाय द टाइम। वो रेट है किसी भी चीज़ का। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो होता है वो पावर ही होती है। तो फिर जब आप वर्क को टाइम से चेंज डिवाइड कर देंगे तो उसका फॉर्मूला वी आई है और उसके यूनिट जो हैं वो वॉट हैं। ठीक है, अब इन सारों को एक दफ़ा क्लियर करके अच्छा जी, अब देखना ये है कि ये था ना उसका वर्क उसके पास टॉप के ऊपर, ये हमारे पास वर्क था ना। तो इसको जब आप डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, ठीक है, ये करवाने का मकसद ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब दाम खाने शुरू कर दें। ठीक है, इनोवेटरी जो टेक्निक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दें। ठीक है, ये लेट से वी एन बाय, जब मैं टाइम करूँगा तो एन बाय टाइम, चार्जेस बाय टाइम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस को आप करंट ही कहते हैं ना। करंट की क्या यस डेफिनेशन है? डी क्यू बाई डी टी। यस यस सर। तो डी क्यू क्या होता है? चार्ज ही होते हैं ना। तो ये एन को यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एन चार्ज है ना।
तो रेट ऑफ चार्ज या चार्ज बाय टाइम जो है वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो आपके पास वर्क बन जाएगा। सो इसलिए ये VN बन गया VI, और इसी वर्क को आपने टाइम से डिवाइड किया हुआ। बाकी ये बातें दो इनकी ठीक हैं, जब जो इन्होंने कहा था कि दो हमने केस लिए हुए हैं और जो सिनेरियो है ठीक है। और बाकी पावर के 3 फार्मूलाज हैं बेसिकली। अगर उसको आप देखें VI भी आप लिख सकते हैं, S² भी लिख सकते हैं, V² बाय R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रजिस्टर इन्वॉल्व होगा। ये देखें अगर मैं इसको सिस्टम ले लेता हूँ ना, ये सारे ब्लॉक को ब्लैक ब्लॉक, अगर आपके पास इसको आपने सिस्टम लिया तो इसकी बाउंड्री के ऊपर देखें जो बच्चे उस वक्त कह रहे थे हीटिंग एलिमेंट और वो सारे कॉन्सेप्ट जेन में देखें, तो यहाँ पर देखें ये बाउंड्री के ऊपर क्या चीज़ इसके अंदर गुजर इसको क्रॉस करती जा रही है, हीट क्रॉस करती हुई बाउंड्री के अंदर दाखिल हो रही है या चार्जेस दाखिल हो रहे हैं? तो चार्जेस हो रहे हैं। चार्जेस दाखिल हो रहे हैं। ये जो रजिस्टर है इसको आप ऐसे समझ लें कि ये हीटिंग एलिमेंट है, रॉड है। ये बाजार से हीटर नहीं आप लेके आते, उसके अंदर रॉड लगा होता है ना, ठीक है, Yes, sir. उसको आप ऑन करते हैं तो वो आप वही जेन में तस्वर लेके आए। लेकिन यहाँ पर वो पोटैटो ओवन वाली सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी कि लेट से रजिस्टर आपका हीटिंग एलिमेंट है, और देखें कि इसकी बाउंड्री ये ब्लैक कलर का जो है आपके पास सिस्टम है, तो बाउंड्री के ऊपर देखें, बाउंड्री के ऊपर तो हीटिंग नहीं है, बाउंड्री के ऊपर तो वायर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसने प्रॉपर लेबल भी किया हुआ। Yes, sir. सो इस केस में इसमें हम लोग कहेंगे हमारे वर्क पास इंटरचेंज हो रहा है। हाँ, ये मैंने खैर उसने तो ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया, एग्जांपल देने का, खैर उसका डायग्राम बनाने का मकसद ये है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के प्रीवियस से रिलेट किया थोड़ा, उससे कॉन्सेप्ट्स में बेहतरी आएगी। नेक्स्ट में ज़रा करते हैं मूव। अब मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क्स को लट से देखते हैं। अब मैकेनिकल फॉर्म्स ऑफ वर्क के अंदर अभी आपको नज़र आ रहा होगा सामने हेडिंग मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क ना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बेसिकली दो मेजर चीज़ें हैं, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कि वो चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर दोनों में एक प्रोडक्ट भी ना हो, फोर्स लेट से ना हो, तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर फोर्स आप लगा रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है फोर्स लगाने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता। सो दोनों केसेस में हमारे पास जो वर्क है वो नहीं होता। अभी एक आपके सामने एक पिक्चर एक नज़र आ रही है, किस चीज़ की तस्वीर है अभी स्लाइड के ऊपर ना? ये पंखे की। ये कश्ती में भी होता है ऐसे हम्म सर, वो जो वो कश्ती नहीं होती, ठीक है, कश्ती में भी होता कश्ती है है, ये, ठीक है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, बोट है जी, ठीक है, उसमें कश्ती इंजन है, प्रोपेलर लगा हुआ, वो चल रही है और वो जी वो उसे आगे जा रही रोटेट है, करके आगे ले ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इंजन है, इंजन मैकेनिकल एनर्जी देगा शाफ्ट को, शाफ्ट घूमेंगे, उसके पीछे प्रोपेलर लगा हुआ है, पंखा टाइप है, जैसे ब्लेड्स होते हैं फैन के, ये टरबाइन के जैसे ब्लेड्स होते हैं, उसकी तरह प्रोपेलर है, जैसे आप खुद से हाथ से वो चप्पू से चला रहे होते हैं कश्ती को, तो वही काम अब थ्रू जो है वो मशीनरी हो रहा है, उसका इंजन है और शाफ्ट है और ये सारी चीज़ें। सो इस वर्क को हम शाफ्ट वर्क कह रहे थे, राइट। सो ये अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई जो चीज़ इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल तो इन्वॉल्व नहीं है, ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क है। सो शाफ्ट वर्क की जो डेफिनेशन भी उसने लिखी है, शाफ्ट वर्क इज़ द वर्क दैट इज़ पुट इनटू और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ रोटेटिंग टर्बो मशीन कंपोनेंट
उसके बैकएंड पे कोई भी आपके पास कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ पे जैसे टर्बो मशीन कंपोनेंट है, शाफ्ट को आगे चला रहा है। यही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केस में टॉप से वाटर जो है वो फॉल करता है और टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिरता है और आगे शाफ्ट लगी होती है। वो सिनेरियो कुछ और है। यहाँ पर इंजन के थ्रू आपको काम मिल रहा है। और स्टीम टरबाइन वगैरह के केस के बारे में, जो ब्लेड्स हैं उनके ऊपर स्टीम आके हिट करती है और ब्लेड्स घूमते हैं और फर्दर शाफ्ट घूमती है और वो सारी चीज़ें। तो डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं जो कि मैंने शाफ्ट का आपको बताया कि शाफ्ट वर्क जिस तरह से आपके पास पहुंच रहा है। और ये शाफ्ट वर्क जो है वो फर्दर गाड़ियों के केस में क्रैंक शाफ्ट के थ्रू व्हील्स को मूव करवा देता है। और इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर प्लांट्स हैं उसके केस में यही जो शाफ्ट है वो जनरेटर की इनपुट बन जाती है। जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे देती है और वो आगे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो। अभी इनके फॉर्मूलाज को देखते हैं। फॉर्मूलाज इनके कुछ देखे देखे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? सर लग रहे हैं। हम्म। क्या है ये टी टाउ इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू एफ आर, ये कोई फॉर्मूला पहले पढ़ा? सर ये टॉर्क का फार्मूला था। टॉर्क का फॉर्मूला है क्या? ये एफ से क्या बनता है और आर सर से क्या? फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म मोमेंट। ठीक है मोमेंट आर्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट? अच्छा, ये वर्क के केस में हम फोर्स पढ़ते आ रहे थे ना, अभी अचानक से टॉर्क बन गया है। तो थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े बेहतर करें कि ये इसको एफ लिखें या टी लिखें या एफ टी दोनों ही लिख लें, क्या इनका फ़र्क क्या होता है, ये सिमिलैरिटी क्या है, ये थोड़ा सा कोई रोशनी डालेगा इसके ऊपर? सर क्या बोला आपने? ये एफ और टी का क्या चक्कर है, फोर्स का और टॉर्क का? ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, क्या सर सिनेरियो है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। अच्छा जी, और सर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क होती है और ठीक है, फोर्स तो वो होती है जो हम वर्क डन करते हैं और लगाते हैं तो फोर्स। ठीक है। अच्छा जी, और कोई इस पे कर? सर डिस्प्लेसमेंट है सर, इसमें रोटेशन होती है और सर कुछ होती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में सर उसको फोर्स करेंगे और जब उसी फोर्स से रोटेशन हो तो उसको टॉर्क करेंगे। क्या बात है, 10 नंबर ले गए हैं। अच्छा जी, और वही बात ही लीजा ने भी कुछ इस तरह की बात की और उसमें यानी कि वर्डिंग की डिफरेंस था उसमें। और कोई कमेंट लेके आना चाहिए जी? या बस ठीक है, बाकियों को कॉन्सेप्ट्स को भी मिटा दो। चलिए जी, बाकी जो 4 हैं वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ठीक नहीं है। चलिए, अच्छा, सो ये बिल्कुल इन्होंने बात ठीक की है कि आप फोर्स अप्लाई करें और कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट या उस सेंस में लीनियर, ये इन्होंने लीनियर का माइट भी वर्ड यूज़ किया। तो अब इसमें क्या होता है कि लेट्स से आप अगर किसी चीज़ को मिसाल के तौर पर ड्रैग कर रहे हैं, चेयर है, व्हील उसके नीचे अगर नहीं लगे हुए, या टेबल चले ले लें, टेबल को आप ड्रैग करके ला रहे हैं या उसको पुश कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, ये फोर्स लग रही है उसके ऊपर। यही काम जब घुमाने की सेंस में आप कर देंगे, अभी भी घूमने वाली चीज़ ये शाफ्ट है, प्रोपेलर है, ये चीज़, तो जब वो फोर्स उसको घुमा देगी, ये जो इन्होंने उसको कहा कि जब वो फोर्स किसी चीज़ को घुमा दे, या अलीजा बात कर रही थी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, अब फोर्स लगाई उसने उसको टर्न करवा दिया ना, इस सेंस में आप उसी चीज़ को टॉर्क कह रहे हैं। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स उसमें टॉर्क हो गया। और वो जो उसका मोमेंट आर्म है उस केस में आप माइट भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात कर रहे हो, यहाँ पे मोमेंट आर्म की सेंस में उसकी बात कर रहे हो। या लेट से अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो यहाँ पर जो उसका पाथ बनेगा वो सर्कल बनना है, सर्कुलर पाथ है जब उसने उस चीज़ ने रोटेट करना है। तो उस केस में आप जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस ले लेंगे 2πr। और अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक सर्कल में एक दफ़ा वो घूमा, 2 दफ़ा घूमा, 4 दफ़ा घूमा, दूसरे केस में तो आप कह देते हैं कि जी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, और आगे चला 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर, यहाँ पे तो एक सर्कल का सर्कल ही रह जाना है। तो यहाँ पर जो फ़र्क आप डालते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया या कितना उसने मूव कर लिया, तो उसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स पे डालते हैं कि चक्कर कितने लगा लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो है वो उनके चक्कर्स के ऊपर होती है, चक्कर कितने दे लिए ना। ठीक है, सो ये भी अभी ज़रा बातों को ज़रा समराइज़ करते हैं सारी को।
सो टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म लिख दिया, फोर्स जो है दैट इज टी बाय आर। तो मेन बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वर्क का दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो फोर्स आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, रोटेशनल है, सो टी बाय आर। और ये वो चीज़ है जो कि मैं कह रहा था कि मोमेंट आर्म। लीनियर के केस में तो आपको पता है आप फासला मापते जाएंगे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर है 2 पाई आर। 2 पाई आर तो वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, एन बीच में जो ऐड के एन से बेसिकली पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है, कितनी उसने कितनी दफ़ा उसने रिवॉल्व किया है, लेट्स से रेवोल्यूशंस पर मिनट या आरपीएम। अक्सर आप देखते हैं ना स्पीड होती है आरपीएम के अंदर, ठीक है। मशीन का कोर्स पढ़ा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चला होगा कि कितने आरपीएम पर रेवोल्यूशंस पर मिनट। वहां पर अब आप समझ चुके होंगे कि एन का बीच में लगाने का मकसद क्यों, क्योंकि अगर एन को ना लगाएं तो फिर तो आपको पता ही नहीं लगना ना कि कितनी दफ़ा वो रोटेट किया है, ठीक है। और ये तो चलें वर्क का फॉर्मूला हो गया, और उसके यूनिट जो हम वो जौल में, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप उसको किलो जौल में ले लेंगे। अब एक किलो जौल से जो किलो वाट का सफ़र है वो आपने मुझे बताना है कि ये क्या हुआ है कि वो किलो वाट बन गया ना। किलो जौल वाली क्वांटिटी थी 2 पाई एन टी, और किलो वाट वाली क्वांटिटी है 2 पाई एन डॉट टी। ये थोड़ा सा बता दें जरा मुझे। फिर टाइम से डिवाइड कर दिया होगा जिस तरह आपने पहले बताया था। हाँ, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया। जैसे ही वर्क को टाइम से डिवाइड किया, अब ये फिनोमिना की वजह से सिंबल भी बदल गया, सिंबल के ऊपर डॉट आ गया, जो कि दैट इज इटसेल्फ सेइंग कि जी अब उसको टाइम से आपने डिवाइड कर दिया। अगर आप सिंबल नहीं चेंज करते तो ये जो मैंने बात की कि टाइम से डिवाइड कर दें, ये आप जाहिर कैसे करेंगे। सो दैट इज डब्ल्यू डॉट, और उसका जो आगे फॉर्मूला है उसको भी जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो एन के ऊपर डॉट आ गया, ये अब आरपीएम बना, ये अब रेवोल्यूशन पर मिनट बना, या ये रेवोल्यूशंस बाय टाइम बना, ठीक है। और साथ में वही टार्क है वो 2 पाया, और वो जो जूल था पहले वो वाट बन गया, ठीक है। किलो इज अ क्वांटिटी, वो आंसर ज़्यादा हो तो किलो, और ज़्यादा हो मेगा गीगा, कम हो तो हम वाट भी लिख लेते हैं। इसलिए लिखा हुआ था पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द शाफ्ट इज द शाफ्ट वर्क डन पर यूनिट टाइम ना। तो इस कोर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि सिंबल क्या लिख रहा है, यूनिट क्या यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जो चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ना वो खुद ही जब पता लग जाता है आंसर का, ये चीज़ का पता लग जाता, फील होता है कि अच्छा यार ये तो वाकई उसने हर एक चीज़ अलग-अलग सेपरेट करके लिखी थी, हमें उस पर सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर उसने बना के भी दिखा दिया कि फोर्स लग रही है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है आर उसने लिखा हुआ, ये शाफ्ट उसने पावर लिख दी है, और ये एन है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट कितनी दफ़ा। आगे उसने बोट की और इंजन की और वो सारी आपको पिक्चर भी बता दी कि प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं ना चीज़ें। तो अब आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि पावर ट्रांसमिशन बाय द शाफ्ट ऑफ अ कार। ये वही है जो बार बार मैं आपको अक्सर कहता था कि क्रैंक शाफ्ट होती है, यूं इंजन होता है, यूं वो काम करता है। और यहाँ पर उसने सारी एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको बना के दिखाने की कोशिश की कि डिटरमाइन द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द शाफ्ट ऑफ अ कार व्हेन द टॉर्क अप्लाइड इज 200 न्यूटन मीटर। टॉर्क जो है वो 200 न्यूटन मीटर है। सही है यूनिट या ख़राब लग रहे हैं? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। एंड द शाफ्ट रोटेट एंड द शाफ्ट रोटेट्स। अब अगली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एट अ रेट ऑफ 4000। जस्ट रोटेशन नहीं है, जस्ट रेवोल्यूशन नहीं है, रेट की बात हुई है, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम भी है। सो आगे उसने फिर 4000 के बाद इसी चीज़ को लिख भी दिया है। मैंने तो 4000 से पहले आपके जहन में थोड़ी सी चीज़ लाने की कोशिश की, 4000 के बाद उसने लिख भी दिया रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम। सो इसका सिंबल कौन सा था, पीछे आपने एग्जांपल की है उसके अंदर सिंबल्स भी कुछ थे, तो इसको किस सिंबल से जाहिर करेंगे? एन के ऊपर सर हमने डॉट डॉट लगा दिया था सर। एन के ऊपर डॉट लगा देंगे। एन पे ये डॉट था। गाड़ी के नीचे थोड़ा अगर बैठ के देखें तो लिखा भी हुआ यस सर। है एन डॉट 4000 आरपीएम जो ना वो डॉट। ये एग्जांपल को सारे ये अगली स्लाइड के ऊपर एग्जांपल सॉल्व हुई, आपको नजर आ रही है, आंसर आ रहा है 83.8 किलोवाट या नहीं नजर आ रहा? अरे सर। हाँ सर। इसको सारे ज़रा रीड आउट करें और देखें सेंस बनती है या नहीं बनती, फिर 1 मिनट के बाद आपसे कमेंट्स लेते हैं ज़रा, क्योंकि ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं ना ऑब्वियसली।
हाँ जी, सेंस बनी है या नहीं बनी? बन रही सर। बन गई है यस सर। या बन रही है? बन गई सर। बन गई है। अच्छा, ये इसके साथ भी बड़ी मोहब्बत से उसने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप देख रहे होंगे, यूनिटी कन्वर्जन्स और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड। तो पिछली यस सर। एग्जांपल्स में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि स्टैंडर्ड यूनिट आप रखें, ठीक है, और फिर आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो आपके पास जब स्टैंडर्ड यूनिट आप रखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर अगर देखें तो वो वॉट की सेंस में आपके पास आएगा। अगर क्वांटिटी, अगर आंसर ज़्यादा हो तो वो किलो वॉट, उसको आप लिख लें, चेंज करके उसको लिख लें। हॉर्स पावर में भी आपको आइडिया होगा कि जो वॉट की सेंस में अगर आपने कन्वर्जन करनी हॉर्स पावर में तो कितना होता है, 7 कोई 45-47 के राउंड अबाउट 1 HP जो है वो। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, 745 के राउंड अबाउट वैल्यू आ रही थी अगर आपने कर दो। ठीक है, खैर ये तो उसने लिख करके ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, तो मैंने लिख दिया। ये हमारा ये सिनेरियो नहीं है। अगर हमें कहा जाए तो फिर ही हम करेंगे ना, अदरवाइज हमें आंसर को निकाल के हॉर्स पावर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स इसके यूज करें, तो सर जो हम्म। आपने प्रीवियस एग्जांपल दिखाई है सर, उसको हम किस तरह करेंगे? अगर हम, आप कहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट से करेंगे, या सर जिस तरह उसने किया वो उसी को फॉलो करेंगे? नहीं, उसको नहीं। That's- आई होप सो कि आपने पिछला कुछ लेक्चर लिए होंगे जिसमें मैंने किसी एग्जाम्पल पे कुछ, या नहीं थे उस दिन, या फिर उसके एक्चुअली मुताबिक जो आप बताता हूँ ना। नहीं था सर। हाँ, तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले ये देखें ना कि अगर लेट से आप रेवोल्यूशंस पर मिनट ले रहे हैं तो उसका देखें कि उसका स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास क्या है। ठीक है, आरपीएम के केस है क्या है। लेट से टॉर्क ले रहे हैं तो उसका देखें कि स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन मीटर है क्या है। सपोज जैसे वर्क लेते हैं तो वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट जूल है। अगर लेंथ ले रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। कभी आपको सेंटीमीटर्स में भी चीज़ें दे दी जाती हैं। ठीक है, प्रेशर अगर ले रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल है। तो पास्कल आपको है। सम टाइम किलो पास्कल में भी डेटा दे दिया जाता है। ठीक है। यस सर। सो पावर है अगर, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट वाट है। किलो वाट, किलो तो एक क्वांटिटी है ना। अगेन बार यस बार सर। कर आंसर ज़्यादा आएगा, मेगा किलो ये चीज़ें। ठीक है, इसी तरह पावर के केस में उसको आप वाट लिख रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, और यस एसआई सर। यूनिट्स का टेबल भी हमारे सामने है, हम उससे फेमिलियर भी हैं। तो ये हम यस सर। स्टैंडर्ड यूनिट लगा के अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमें सही वहाँ है। से आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारा आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है। तो जब आपने स्टैंडर्ड यूनिट रख के चलना है तो फिर आपका जो आंसर है वो वाट में आएगा। पावर का यूनिट जो वाट होता है उस सही है केस सर। में आपके पास। ठीक है, तो अब उसमें इनको मैंने पुराने वाले लोगों को, ये जो यानी कि पहले के लेक्चर ले रहे हैं, इनको मैंने यस प्रैक्टिस करवाई है एक दो चीज़ों पे, दो को एग्जांपल्स के थ्रू। तो आप भी इन चीज़ों को ज़रा देखें। अगर उस रिकॉर्डिंग सेंस देख में, लेंगे। हाँ उस सेंस में अगर नहीं यानी कि चीज़ें इशू हल होता तो आप बताइएगा फिर आपको ये सारी चीज़ें, ये ब्रैकेट्स वाली जो है ना, ये 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, 1 किलो जूल डिवाइडेड बाय 1000 न्यूटन्स, और इस तरह की ये चीज़ें करने की फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया ठीक है। सर। हाँ, सही तो हो। अदरवाइज़ ये हर एग्जांपल में एक एडिशनल पार्ट है, फिर आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। याद फिर वही मतलब रट्टा और वो फॉर्मूला शीट्स और उस तरह की फीलिंग्स, और सो सही है उस सर। उस केस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक आंसर है वो आएंगे ना। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस के तौर पे एक दो एग्जांपल्स को हाँ जी ज़रा करके देखें। लेकिन सर इसमें जिस तरह हमारे पास जो वैल्यू थी वो जाउल्स में थी, और हमें जो आंसर चाहिए था सर हमें वो वॉट में चाहिए था। तो सर नहीं नहीं इसमें तो सर फिर नहीं, कौन सी वैल्यू जूल में? जूल में नहीं है ये हमारे पास। न्यूटन मीटर में टॉर्क है, और आरपीएम के अंदर जो है वो रेवोल्यूशंस पर मिनट हमें दिए हैं। अभी हमारे पास अच्छा। जूल में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल और सर, तो बाकी सर को फिर अपने हाँ जी। वॉट में लेके जाना था आंसर।
वॉट इसका में इन दो देखें, चीजों में? हाँ वॉट में हमने बेसिकली किसी भी चीज़ को किसी में नहीं लेके जाना होता, फार्मूला खुद ही ले जाता है, ठीक है पहली बात। और जी सर। अब ये कि फार्मूला जिस चीज़ का है उसका यूनिट वही आएगा। मिसाल के तौर पे अब फार्मूला पावर का है तो उसका यूनिट पावर का ही आएगा ना, वो सारे उससे फेमिलियर है कि बिल्कुल वाट है। तो हमें खुद सही से सर। यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमारे पास फलां फलां चीज़ है और हमने इसको वाट में लेके जाना है, भला ये जाती है ये नहीं जाती। समझ आ फार्मूला गई इज सर। इट्स हाँ फार्मूला इज इट सेल्फ सेइंग कि भाई मैंने चले जाना है, ठीक है। यस। फार्मूला पावर का इट सेल्फ सेइंग के वर्क जूल टाइम से डिवाइड हो के ही ये चीज़ आई है ना, ठीक है। जी सर। सो हाँ जी सर। फार्मूला जब होता है उसकी लेफ्ट राइट वो बराबर होती हैं, वो आता है किसी ऐसी चीज़ से निकल के ड्राइव होके। सो हमें यानी कि खुद से एफर्ट करने की जरूरत है, बस हमें ये देखना है कि फार्मूला किसका लिखा हुआ। लेट्स से अगर फोर्स का लिखा हुआ तो अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें पता नहीं चाहिए कि फोर्स का न्यूटन न्यूटन में आएगा यूनिट सर। होता है, इसने न्यूटन के अंदर आ बिल्कुल जाना है बस। हमें यानी कि सही है। उसको सब कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये इस तरह का सिनेरियो, टॉर्क लाइट से उसने न्यूटन मीटर में आ जाना है, ये हमें पता है, फोर्स इनटू मोमेंट आम होता है, ठीक है। तो यस सर। ये हमारे पास चीज़ें, तो एक दो क्लियर हो गई सर। न्यूमेरिकल को हाँ ज़रूर इसको करके देखना ताकि चीज़ें फिर जो है ना ओके सर। सर आपके इस पास तरीके। नोट्स नहीं है, मतलब सर थोड़े कोई प्रॉब्लम्स के तो? वो इनको प्रॉब्लम्स के नोट्स पहले चैप्टर की जो करवाई है ना, जी ठीक है। सर। हाँ जी, जिसमें अभी गेस्ट अपीयरेंस आपकी नहीं हुई थी उसमें क्लास नोट्स के तौर पे उसमें एक डेरिवेशन भी है, और पहली जो स्लाइड्स है ना प्रेशर वाले, जो प्रेशर के नाम से मैंने एलएमएस के ऊपर शेयर किए हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। तो उसके एंड पे एक तो वो मैंने उसकी प्रेशर की डेरिवेशन भी रखी, और एक कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं कि अगर स्टैंडर्ड यूनिट से यानी कि क्या मुराद है। और जी मैंने बीच में एक पेज पेस्ट किया हुआ है कि अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं तो स्टैंडर्ड आंसर आएंगे, बुक वाला चीज़ यूज़ करनी है कर ले, नहीं करनी। मैंने बेसिकली एक एज अ प्रूव एक चीज़ की हुई है ताकि स्टूडेंट को पहले चैप्टर से ही आइडिया हो जाए कि अच्छा यार यूनिट हम जिस तरह के भी रखेंगे, जो भी टेक्निक हम अपनाएं हमारे आंसर ठीक आएंगे। तो वो एक मोटिवेशन के लिए एक तो डेरिवेशन, और डेरिवेशन से हट के मैंने बीच में एक पेज के ऊपर कुछ डिफरेंट चीज़ों के यूनिट्स लिखे। मेरे अब जेन से निकला माइट भी वो वर्क के थे या प्रेशर से रिलेटेड किसी चीज़ के। तो उसमें वो एक छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है, प्रूव करने के लिए बेसिकली फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन ना, ठीक है। प्रेशर वाली डेफिनेशन तो कोर्स का, डेरिवेशन कोर्स का पार्ट है। प्रेशर वाली जो P इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच है ना, वो तो बुक के अंदर भी है। अगला एक पेज के अंदर मैंने एक छोटी सी एक चीज़ खुद से लिखी थी ताकि इनको आइडिया हो जाए कि ये क्या। बाकी इसका सोल्यूशन भी डेफिनेट सी बात आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। ये तो खैर इतनी चीज़ें हैं नहीं ना, वो तो मैं बताता उसको इतनी डिटेल में हूँ कि उसमें ऐसे फील होता है कि जैसे ये एक अलग दुनिया है। अदरवाइज तो W डॉट इज इक्वल टू 2 π n.t न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है ना। यस वो सर। तो वैसे अहले इल्म और अहले ज़ौक़ के लिए बातें होती हैं, जैसे मुशायरे के अंदर लोग बैठे हों तो उनको फिर समझ आ रही थी किस बात पे वाह वाह कहनी है ये नहीं कहनी। तो ये एक डिफरेंट एक सिनेरियो है। अदरवाइज तो फार्मूला लगाया न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। क्या बात है। हाँ ओके। जी। हाँ तो ये बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़रा डिफरेंट है। तो वो एक पिछले वालों को तो मैंने खैर एक वो करके भी दिखाते, चले आप लोगों के लिए भी आप एक दफ़ा ट्राई करें, अगर कुछ वगैरह आता तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। सही है सर। ठीक हो गया सर। जी जी। हाँ, कोई बात पूछने दीजिए क्या हुआ। जी आप कुछ कहने लगे थे, फिर मैं भी कुछ बोलने लगा बीच में जाके, बात क्या हुआ। नो सर। अल्लाह हाफिज सर। अच्छा खुद ही अल्लाह हाफिज, चलें ठीक है जी अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। ठीक है भाई सही है, ठीक है ऐसे होने चाहिए शिगिर्द, मेरा भी ख्याल कर रहे हैं। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। ओके सर। ओके अल्लाह अल्लाह ठीक है हाफिज। सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।